नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौर। एक बार फिर आज राजस्थान की सियासत का मौसम बदला है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का आज जन्मदिन है और उनकी टीम ने जन्मदिन के बहाने रक्तदान शिविर आयोजित कर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की या मैं कहूं कि एक बड़ा सियासी प्रदर्शन राजेंद्र राठौड़ कैंप की तरफ से किया गया है। दूसरा मुद्दा, एक और मुद्दा है कि दिव्या मदेरणा और बद्रीराम जाखड़ के बीच में जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बद्रीराम जाखड़ का आज एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने न केवल दिव्या मदेरणा पर आरोपों की झड़ी लगा दी बल्कि ओसिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का भी दावा किया या फिर कहूं कि ताल ठोक देगी। एससी एसटी आयोग ने सरकार को नोटिस भेजा है। इन तमाम मुद्दों पर आज गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप विद्यावत से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। रंधावा का जो 4 दिन का राजस्थान प्रवास था वो कल समाप्त हो गया और उन्होंने एक एक विधायक से बातचीत की। कमाल की बात है कि सचिन पायलट से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि वहां से ऐसे संकेत दिए जा रहे थे कि रंधावा जयपुर आएंगे। जिस दिन सचिन पायलट का अनशन था और उसके 2 घंटे बाद में ही ऐसे इनपुट आने लगे थे कि रंधावा बहुत जल्दी जयपुर आएंगे। एक बार के लिए फिर जैसे विधायकों से बात हुई लोकेंद्र जी, इस फीडबैक में एक चीज है, 3 धुरी प्रत्येक संगठन चलाता है। ठीक बात है। वो एक सत्ता का विकेंद्रीकरण करके रखता है। ये मेरा सबसे पहले मैं उसी पे कहना चाह रहा हूँ, आप रंधावा ने इतना जरूरी नहीं समझा कि वो सचिन पायलट से उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने नाम भी लिखा था, सचिन पायलट ही नहीं आए ना। वो ये कह रहे हैं कि वो मुझसे मिलते, ये ठीक है। अब क्या सच है ये अंदर की बात है, लेकिन मैं इस फीडबैक पे आपको बात कहना चाहूंगा कि प्रत्येक पॉलिटिकल सिस्टम में 3 तरह की दूरी होती है। एक प्रदेश अध्यक्ष होता है जो कि पार्टी का चेहरा होता है, एक सरकार में अगर पार्टी है तो वो व्यक्ति होता है, और दूसरा अगर विपक्ष में है तो फिर प्रतिपक्ष नेता। जैसे कांग्रेस में अपन देखें तो 3 दूरी में पहली दूरी अशोक गहलोत है, दूसरी दूरी गोविंद सिंह डोटासरा और तीसरी रंधावा है जो आला कमान की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाता है, चाहे वो सरकार को मैसेज देना हो चाहे संगठन को। उसी तरह से बीजेपी में देखें तो 3 लोग प्रभावी हैं, जिसमें सीपी जोशी पार्टी का स्टेट में चेहरा है और स्टेट और आला कमान के बीच कम्युनिकेशन करते हैं अरुण सिंह, और सरकार यानी कि व्यवस्था में अगर कोई बात पार्टी की उठानी है तो वो राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष जो है। तो अब आप फीडबैक ले रहे हैं इंडिविजुअल से और उस फीडबैक में तीनों लोग सामने बैठे हैं। ठीक बात है। अब फीडबैक देने वाला विधायक क्या अशोक गहलोत की शिकायत कर देगा? अशोक गहलोत सरकार की शिकायत कर सकता है। तो ये उसी तरह का एक सिस्टम था कि इनको इंडिविजुअली जो बात करनी चाहिए थी, अगर पायलट असेट थे, राहुल गांधी की ओर से क्लियर था कि पायलट जो है वो एक असेट है, और केसी वेणुगोपाल के सामने जिस तरह से हाथ उठाए गए थे राहुल गांधी की यात्रा से पहले, तो वो एसेट वहां पे मौजूद नहीं है। तो फिर इस फीडबैक के क्या मायने रहते हैं? जबकि वहां आप देखिए कि कई विधायकों ने साफ तौर पे बगावत जैसी स्थिति भी खड़ी की। तो ये सारी देखे जाने वाली चीज है कि राजस्थान की राजनीति में ये जो फीडबैक है इसको आलाकमान कितना मायने लेता है। जैसे हाथ उठवाए गए कि हम संगठन के साथ हैं, जैसे कि ये ठीक वैसा ही है जिस तरह से डिजाइन बॉक्स की टीम जो है वो कांग्रेस के तमाम लोगों को फोन कर रही है कि अशोक गहलोत साहब के ट्वीट जो है उनको रीट्वीट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप अगर ट्विटर अकाउंट देखें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ट्विटर अकाउंट में ज्यादा फर्क नहीं है। इधर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, उधर नहीं खर्च होने के बावजूद लगभग बराबर सी स्थिति है। तो डिजाइन बॉक्स हो, चाहे अशोक गहलोत की दूसरी पीआर टीम हो, चाहे लोकेश शर्मा हो, इनके साथ संकट यही है कि जिस दिन सचिन पायलट के फॉलोअर अगर अशोक गहलोत से आगे निकल गए तो उनके काम पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया कहा जाता है कि मैं एक और अपडेट दूं आपको। अशोक गहलोत का जो वेरीफाई ट्विटर अकाउंट था उससे आज ब्लू टिक हटा लिया गया है। तमाम लोगों के हट गए हैं, बीजेपी के आईटीसी। सचिन पायलट का भी बरकरार है। हो सकता है उन्होंने पे किया जी, उन्होंने मेंबरशिप ले ली हो, यही एक कारण हो सकता है। वसुंधरा राजे का ट्विटर पे सबसे ज्यादा पहले से एक्टिव सचिन पायलट रहे हैं। आप देखिए अमित मालवीय बीजेपी के जो आईटी के हेड हैं उनका ही चला गया और ये आज ट्रेंड भी कर रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं रही। अब चूंकि पहले वो एक लिगेसी हुआ करता था, एलन मस्क ने क्लियर कर दिया कि अब लिगेसी आपकी जेब में पैसा है तो आप रखिए। हालांकि पैसे वाली बात अशोक गहलोत से लागू करना ठीक नहीं होगा, लेकिन और ये भी ट्विटर की पॉलिसी पे भी सवाल है कि अशोक गहलोत राज्य के मुखिया है। आप उन्हें पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्निटी है। आप अगर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ग्रे टिक देते हैं एज एन ऑफिशियल,
आप दूसरे लोगों को एज ए ग्रे टिक देते हैं, तो ये एक बड़ा गलत है ट्विटर द्वारा जो भी किया गया है कि उन्हें राजस्थान जैसे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री का आप अगर इस तरह से आप क्या ले लेंगे, आप 900 रुपए पर डे पर मंथ का जो खर्चा है उसकी बात नहीं है, सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी आप पे, लेकिन इस तरह से ये करना ट्विटर को अपनी पॉलिसी पे देखना पड़ेगा। प्रतिष्ठा ट्विटर की ही खराब हुई है, उससे सीएम के कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लू टिक है या नहीं है, बिल्कुल रहेंगे। तो कंपनियों को इस तरह से एक बार उन्होंने भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति का हटा दिया था, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कई तरह की इस तरह की ट्विटर अपनी पॉलिसीज और उसको लेके हमेशा से निशाने में रहा है, वो अब भी रहेगा, आगे भी रहेगा। सरकार अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो अगर नहीं करते हैं उसे, तो ग्रे टिक अशोक गहलोत के पास होना चाहिए, सरकार के मुखिया के नाते होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, सीपी जोशी के पास होना चाहिए, सरकार के तमाम मंत्रियों के पास होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान एक इतना बड़ा प्रदेश है, जितने दुनिया में सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जो राजस्थान की आबादी से ज्यादा बहुत बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, तो वहां अगर कोई मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, तो ट्विटर उसे निश्चित तौर पर ग्रे टिक दे, उसे ऑफिशियल बताएं, क्योंकि ये टिक देने का मतलब है कि अकाउंट वेरीफाइड है और इससे जो बात कही जा रही है वो ऑथेंटिक व्यक्ति कह रहा है, ताकि भ्रम नहीं फैले, क्योंकि ट्विटर अब एक बड़ा सोर्स हो गया है लोगों तक इंफॉर्मेशन, सूचनाएं और अपनी बात पहुंचाने का। इसलिए चूंकि मुद्दा हम पायलट और गहलोत, हाँ, तो ये है कि वहां क्या होता है क्या नहीं होता है, इन पे तमाम देखने वाली चीजें हैं, क्या निकल के आता है या कहीं क्या नहीं निकल पाता, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सचिन पायलट कुछ अलग एक्शन उन्होंने कल भी लिया है। सचिन पायलट ने, इधर रंधावा का फीडबैक चल रहा था, सचिन पायलट चांदी की टकसाल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा उससे पहले धरने के लिए बैठे हुए एक मृतक को न्याय दिलवाने के लिए, वहां वो मीडिया को पब्लिक लीडर की एक खासियत है जी कि अगर पब्लिक में उसकी डिमांड है तो उसे जाना चाहिए। ठीक है, इवन मैं तो ये कह रहा हूं कि जब से जाना बंद किया है तब से वो फिर एक बार जीतना एक बार नहीं जीतने वाली बात हो गई है। एक व्यक्ति किसी का नाम लिख के सुसाइड करता है, डाइंग डिक्लेरेशन अपन पहले भी कानूनी पहलुओं पे चर्चा कर चुके हैं, और आप उसके परिवार का रुदन देखिए और आप सत्यापित करते हो कि वो सही कह रहा है, वो जो निर्माण है उसको तोड़ करके, तो फिर कार्रवाई में देर क्यों? राजेंद्र गुढ़ा जो कह रहे थे कि अगले जन्म में महेश जोशी बनाना तो ये चीज है, मतलब हास का विषय भी नहीं है, ये एक तरह संवेदनशील मुद्दा है सरकार को, बिल्कुल, और सरकार इस पे लगातार पिछड़ती जा रही है। उनके जो अच्छे काम है, महंगाई से राहत वाली चीजें, उन पे पानी फिर देखिए ना, 24 तारीख से सरकार अपना स्टैंड कर रहा है, महेश जोशी को गिरफ्तार करो। उनका जो सबसे बड़ा विजन है, जिस विजन को लेकर अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे हैं कि 2030, और उसकी जो मैं कहूं कि पहला ओवर है उसका महंगाई राहत कैंप, वो 24 तारीख से होने वाला है। लेकिन सरकार की जो दूसरी मुसीबत है, महेश जोशी इससे पहले भी सरकार के लिए प्रॉब्लम बने हैं, बीच में भी प्रॉब्लम बने, अब ये तीसरी प्रॉब्लम महेश जोशी कहीं ना कहीं सरकार के लिए या फिर सरकार की छवि के लिए क्रिएट कर रहे हैं। देखो, अगर लीगली अपन बात करें तो न्याय में सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत, कि आप पे अगर आरोप हैं और आप जांच करने वाली किसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, तो न्याय सुलभ नहीं होगा, सही नहीं होगा, उसे न्याय नहीं कहा जाएगा। आप कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ किस तरह से पुलिस जांच कर लेगी? ठीक बात है। इनको निश्चित तौर पे इस आरोप में चीजें क्लियर करनी चाहिए, या फिर पुलिस मुकदमा ही दर्ज नहीं करती। सीआरपीसी में 2 प्रावधान है कि पहले प्रकरण की जांच कर ले और उसमें बता दे कौन आरोपी बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। अगला जो मुद्दा है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन है और उनकी टीम ने लगातार एक कैंपेन डिजाइन किया और एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश, सेवा सप्ताह उनके द्वारा मनाया जाना। सबसे खास बात देखने को मिली कि भाजपा के संगठन के बड़े नेताओं ने, चूंकि राजस्थान में ऐसा ट्रेंड बन पड़ा है कि जन्मदिन को सियासी ताकत के तौर पर देखा जाता है, सचिन पायलट ने इससे पहले ऐसा किया, वसुंधरा राजे ऐसा करती रही हैं, और उसी बीच में राजेंद्र राठौड़ निसंकोच एक बड़े छत्रप हैं भाजपा, पहले भी किया है उन्होंने इवेंट, पहले भी एक बार 44,000 यूनिट का किया। तो भाजपा के संगठन के लोगों का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट, आप देखिए सतीश पूनिया ने ट्वीट किया, देखो उससे पहले राजेंद्र राठौड़ जो उप नेता प्रतिपक्ष थे, फिर भी वो अपने परफॉर्मेंस से प्रभावी रहे। इस बार तो चूंकि वो प्रभावी हैं, राजस्थान विधानसभा में 6 दर्जन से अधिक जो विधायक हैं उनके वो प्रतिनिधि हैं विधानसभा में, तो निश्चित तौर पर उनका एक बड़ा कद है। और ये इवेंट वो उन्होंने बड़ा किया है, और इस इवेंट को जिस तरह से मैं वॉच कर रहा हूं, उसमें जो रक्तदान हो रहा है
पहले ज्यादातर जो था, चाहे राजेंद्र राठौड़ जब जेल गए थे दारा सिंह एनकाउंटर में, उस समय राजेंद्र राठौड़ का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम पहली बार इस तरह से उनके समर्थन में पूरे राजस्थान में होता है। लेकिन वो ज्यादातर एक वर्ग के या राजेंद्र राठौड़ के फैन जो एक जाति विशेष राजपूत जाति से थे। लेकिन इस बार हर जाति वर्ग धर्म के लोगों ने इस तरह से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है या उन्होंने अपना उत्साह दिखाया है। जी बिल्कुल, हाँ, मैनेज किया जा सकता है, स्वीकार्यता पे बात की जा सकती है, लेकिन ये एक तरह का अपने आप को आलाकमान को ये बताने का है कि हम लोग जो है वो जनहित के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं और राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में हमारी एक टीम है। और सबसे खास बात है कि राजेंद्र राठौड़ उस नैरेटिव से कम बचे हैं कि वो कोई सियासी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपना काम भी कर लिया, पूरे राजस्थान भर में बूथ लेवल पर उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगे। वो ये बताने का एक मैसेज है कि राजस्थान में जो बूथ है उस पर हमारी एक टीम है जी, ठीक है, और वहां तक पहुंच है, क्योंकि खून तो कौन देता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, खास करके राजस्थान में। हालांकि स्थितियां कुछ सालों में बदली है। राजस्थान में ललित किशोर चतुर्वेदी हुआ करते थे, उन्होंने मेडिकल में बहुत काम किया। फिर उनके जो राजनीतिक शिष्य रहे हैं ज्ञानचंद पारख, जिनको खून वाले विधायक कहा जाता है, उन्होंने बड़ा काम किया। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं लोगों की हेल्प के लिए। तो ये एक नई तरीके की लोगों को कनेक्ट करने की पॉलिटिक्स है जी। एक और जो मुद्दा पश्चिमी राजस्थान से दिव्या मदेरणा और बद्रीराम जाखड़ का जिस तरह से तनातनी का मामला चल रहा है, इससे पहले भी हमने जिक्र किया, आपने कहा कि बद्रीराम जाखड़ के होने का आधार ही अशोक गहलोत है। बद्रीराम जाखड़ आज एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं। कल दिव्या मदेरणा को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी सरकार के द्वारा, आज तो उन्होंने ताल ठोक दी है ओसिया विधानसभा। देखो सरकार का जो फेल्योर है, 3 थानों की पुलिस थी, फिर भी मौजूदा विधायक पे हमला हो जाता है। दूसरा, पुलिस के सामने इस तरह का धमकी देना। मांग क्या थी कि साहब जो थ्रेट पैदा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, आप 22 रहने की सिक्योरिटी दे दी एक महिला विधायक को, निजी जिंदगी तो प्रभावित हो गई ना उससे, कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रही है, सरकार की एट ए टाइम आपकी नजर है। तो सुरक्षा होना आपकी डिग्निटी नहीं बढ़ाता, आपको जनता से काट देता है। तो ये जो कोशिश है, बेसिकली आप देखिए, सरकार पहले पुराने समय में ये इस तरह के करते थे कि अपने कोई नेता ऐसा है उस पर आपको 24 घंटे वॉच रखना है, उसे आप सिक्योरिटी दे दीजिए। पब्लिक उससे मिलने में, दिव्या मदेरणा जिससे पब्लिक से अटैच हो रही थी, तो चूंकि बद्रीराम जाखड़ ने वो क्लियर कर दिया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इलेक्शन ओसिया विधानसभा, बद्रीराम जाखड़ पाली जो लोकसभा है उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, भोपालगढ़, बिलाड़ा और ओसिया, जो कि पाली लोकसभा में आती है, जोधपुर जिले में आते हैं, और जाट मतदाता यहाँ बड़ी संख्या में है। जैतारण जो है वहां भी जाट मतदाता, लेकिन जैतारण राजसमंद विधानसभा में चला गया। अब बाकी जो 5 विधानसभा क्षेत्र पाली में है, जिसमें मारवाड़ जंक्शन है, पाली है, बाली है, देसुरी और सोजत और सुमेरपुर, तो इनमें ज्यादातर जाट मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। तो सिरवी समाज जो है, जो जाट नहीं है, जो कि आई माता को मानता है और एक अलग तरह की आस्थाओं में बिलीव करने वाला समाज है, वहां से पीपी चौधरी सांसद बनते जा रहे हैं। बद्रीराम जाखड़ की जो पुत्री हैं वो 2014 के चुनाव में खड़ी हुई थी। 2009 में बद्रीराम जाखड़ पाली से एमपी बने थे। फिर बद्रीराम जाखड़ की पुत्री खड़ी हुई थी, वहां से वो हार गई। फिर बद्रीराम जाखड़ 2019 में लड़े, तो वो भी वहां से हार गए। तो उन्हें लगता है कि पाली में उनका सेटअप बैठ नहीं रहा है। दूसरा, अब ऐसा बात चल रही है जिस तरह से संसद डिजाइन की गई है, तो परिसीमन नए सिरे से होगा। तो बद्रीराम जाखड़ जो कि भोपालगढ़ से आते हैं बेसिकली, वो मूलतः जोधपुर में लौटना चाहते हैं, अब जोधपुर की सक्रिय राजनीति में। और बद्रीराम जाखड़ को खड़ा ही इसलिए किया गया था कि जो मदेरणा फैमिली, स्वर्गीय परशुराम जी की या उनके बाद महिपाल मदेरणा की जो एक लेगेसी थी, उसे किस तरह से डाउन में लाया जाए। लेकिन दिव्या जिस तरह से एक्टिव हुई है, दिव्या का जिस तरह से विधानसभा में परफॉर्मेंस है, या पब्लिक कनेक्शंस के उनके वीडियोस देखें, तो उनका कॉन्फिडेंस और उनका अंदाज इस तरह से है कि एक फ्यूचर की लीडरशिप नजर आती है। तो उनके जाति भी उनके अंदर बड़ी संभावनाएं तलाश, जाति ही नहीं, दूसरे लोग जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से चीजों को उठाती हैं, डरना नहीं, आला कमान से कनेक्शन, ये तो सारी चीजें मिलती हैं कि आप आगे जाके कुछ ऐसा, बड़ी विरासत भी है। बिल्कुल। तो चूंकि अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि उनके पुत्र वहां एडजस्ट हों, तो उनके साथ जो टीम है वो ऐसी रहे जो कभी उनको ओवरपास नहीं करे। बद्री जाखड़ इस लिहाज से एक ठीक उस परफॉर्मा में सेट होते हैं। दिव्या मदेरणा बागी तेवर हैं,
नहीं हो सेट, तो वायु सुरक्षा देके ये है कि उनको पब्लिक से कैसे काट दिया जाए, या उनकी सिक्योरिटी वॉच रखी जाएगी। व्हाट इज दैट, क्या आपका किस तरह से स्टेप्स चल रहे हैं? मुश्किलें होने वाली है यकीनन। दिव्या मदेरणा के लिए आज बलिराम जाखड़ के द्वारा ताल ठोक देना, एक बड़े नेता हनुमान बेनीवाल के निशाने पर दिव्या मदेरणा का रहना, तो लगता है कि ओसिया, मुझे लगता है कि इससे दिव्या मदेरणा को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो लड़ने वाला बैकग्राउंड है भाई। वो दिव्या मदेरणा अब जो है रेस्ट मीडिया में मदेरणा फैमिली की बेटी होने के नाते नहीं पहचानी जाए, वो एक एग्रेसिव एमएलए के नाते भी अपने आप को स्थापित कर चुकी। फिर जब जैसे ही बड़े क्षेत्र पर आपका विरोध करते हैं, आप अपने आप चमक जाते हो। तो दिव्या मदेरणा उस चीज को साबित करने में सफल हो रही है, और अगर ये लोग इनका कंटिन्यू विरोध करने लगेंगे, फायदा है, तो निश्चित तौर पर इनके जो क्षेत्र हैं वहां, चाहे हनुमान बेनीवाल का क्षेत्र हो, तो वहां जो हनुमान बेनीवाल से नाराज लोग हैं वो दिव्या मदेरणा को उम्मीदों से देखेंगे। दूसरा विकल्प कहीं ना, तो ये है राजनीति में विरोध जो है, वो राजनीति में क्यों, जीवन में भी कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, विरोध अस्तित्व का आधार बन जाता है। ठीक बात है। तो एक आधार खड़ा हो रहा है दिव्या मदेरणा का खुद का अपने स्तर पर। ठीक है। राम प्रसाद ने जो आत्महत्या की है, मंत्री पर आरोप लगाया, उसमें कमीशन ने सरकार को आज नोटिस भेजा है। एसटी कमीशन में पर भी हमने बात की थी जी, 5 बड़े अधिकारियों को उसमें पार्टी बनाया गया है, जिसमें राजस्थान के मुख्य सचिव पार्टी बने हैं जी, जिसमें राजस्थान के डीजीपी पार्टी बने हैं, जिसमें जयपुर नगर निगम के कमिश्नर को पार्टी बनाया गया है, जयपुर कलेक्टर और जयपुर कमिश्नर, इन सभी लोगों को पार्टी बनाते हुए साफ तौर पर पूछा है और मीडिया की खबरों को आधार माना है इसमें। तो ये एक बड़ी बात है कि अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिस तरह का फैसला लिया है, क्योंकि एक बंदा इस तरह से चले जाना और उस पे इस तरह की ढिलाई बरतना, ये कतई तौर पे डेमोक्रेसी में तो स्वीकार्य नहीं है, जबकि वो एक ऐसे वर्ग से आता है जो वैसे ही पिछड़ा हुआ वर्ग है, दलित वर्ग कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें, और एक नजीर स्थापित करनी चाहिए। कांग्रेस को एक नजीर स्थापित करने की जरूरत है। अगर वो महेश जोशी को अरेस्ट करती है या उनको मंत्री पद से हटाती है, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि सरकार एक्टिव है और उस कम्युनिटी के लिए एक्टिव है। लेकिन चूंकि किरोड़ी मीणा इसमें फ्रंट फुट पे आ गए हैं, ऐसे में सरकार ये भी देखेगी कि इसका जो रेस्पॉन्स जाना है, ना केवल किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट भी मैं कहूं, लेकिन इसका नुकसान उस परिवार की जो भावनाएं हैं उसको देखा जाना चाहिए। वीरांगनाओं वाला मामला था, वो सही कह रही है या गलत, ये निर्णय आप व्यवस्था को तय करने दो, लेकिन सरकार होने के नाते आप सुनिए तो सही, ठीक बात, आप पहुंचे तो सही। डेमोक्रेसी में यही तो है। मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहीं जिक्र आता है कि रात को 3 बजे एक महिला जाके पूछती है क्या ये दुष्यंत का महल है, क्या आप अभी घंटा बजाइए, वो दौड़ता हुआ आएगा, और आया। उसने शकुंतला को पहचाना नहीं, ये अलग बात है, लेकिन वो आया। तो आज तो हम किसी एमएलए के पीए को नहीं जगा सकते रात को 3 बजे। तो ये आपका एक फेल्योर है। पुराने समय में पुराने समय की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा, आप कोई भी नेता से तत्काल मिल सकता था, अपनी बात कह सकता था, वो स्थिति खत्म होने की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जोधपुर हाईकोर्ट, वो जब आए थे, बिल्कुल क्या इस तरह की व्यवस्थाएं हुआ कर, यही नहीं, नेहरू के टाइम में व्यवस्थाएं अच्छी थी, इंदिरा गांधी के समय भी लोग पत्र लिखते थे उनपे, लेकिन सरकार अब जाके लोगों से मिलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा संपर्क पोर्टल है, तो उस पर भी इस तरह के जवाब आते हैं जो जस्ट टाइप चैट जीपीटी टाइप रिप्लाई हैं, तो वो मशीनीकरण लोग नहीं चाहते, इसीलिए वो हर 5 साल में बदल देते हैं लोग। ठीक बात है, ठीक बात। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ में फिर से चर्चा में साथ जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।